आवाज सुनो पहाड़ों की। नमस्कार, आवाज़ सुनो पहाड़ों के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार के आवाज़ सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम निरंतर उत्तराखंड की संस्कृति, समाज और सभ्यता को लेकर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हम हर टाइम पे अपने नए नए चेहरों के लिए नए नए अनुभव आपके बीच में लाते हैं। आज इस मंच पे हमारे साथ है श्री हरीश अवस्थी जी, जो कि वर्तमान में जो है कि बहुत सारे अनुभवों से उत्तराखंड की जनता से, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो और वर्तमान में जैसे आम आदमी पार्टी है उससे जुड़े हैं, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट सुनील नेगी जी। काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड की काफ़ी मुद्दों को, कई भी चीज़ों पर आप चर्चा करते रहते हैं और वक्त वक्त पर ऐसे मुद्दे आप उठाते रहते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। आवाज़ सुनो पहाड़ों का जो एक मकसद है कि उत्तराखंड का जो पौराणिक एक जो माहौल है, संस्कृति सभ्यता को जो बचाने का वो है वर्तमान में, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं। तो सरकारों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से कैसे हम उनको बचा सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वहाँ की संस्कृति सभ्यता बची रहे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आवाज़ सुनो पहाड़ों के इस शुरुआत के लिए रोहतान जी को, अवस्थी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि रोहतान साहब हमेशा से ही पहाड़ों की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के फोक के प्रति, वहाँ के म्यूज़िक के प्रति हमेशा चिंतित रहे हैं, प्रयत्नशील रहे हैं ताकि वहाँ की सभ्यता को संरक्षित किया जा सके, उसे बढ़ावा मिले। हाल ही में उनका जो कार्यक्रम था आवाज़ सुनो पहाड़ों की, जो दिल्ली दूरदर्शन में आया, उससे काफ़ी एपिसोड्स राष्ट्रीय प्रसारण में गए, जिसमें मैं समझता हूँ कि रियलिटी शो के रूप में एक फुली जनरेटेड, फुली वेल इक्विप्ड शो जो बहुत सफल रहा। पहाड़ की जो हमारे कलाकार हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, जो नए नए इस फील्ड में जुड़े हैं, बडिंग आर्टिस्ट मैं कहूँगा, उनको प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत बेहतरीन काम किया। तो सबसे पहले मैं उनको इस दिशा में काम करने के लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रदेश की प्रगति के पीछे जो सबसे बड़ी कड़ी होती है वो होती है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर्स। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड इस मामले में बहुत ही धनी है। उत्तराखंड का हम इतिहास देखें तो इतिहास ज़रूर हमारा पुराना है, लेकिन उत्तराखंड में जो माइग्रेशन हुआ है मुग़ल समय के बाद, तो मैं समझता हूँ 200-300 वर्ष पुराना ही हमारा एक्चुअल इतिहास है। वैसे तो यहाँ आबादी लोग बहुत पहले से रहते हैं, लेकिन जो हम माइग्रेटेड पॉपुलेशन 200-300 साल का ही पूर्ण रूप से बनता, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, पहाड़ में बसे, फिर हमारी अपनी कल्चर जनरेट हुई, डेवलप हुई। उस लिहाज से पहाड़ ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की संस्कृति ने सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और इसी संस्कृति के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व में हो गई है। तो मैं इस टॉपिक को यहाँ लाने के लिए मैं रोहतान साहब का, अवस्थी साहब का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक चीज़ का जो अभाव में देखने को मुझे मिलता है वो ये मिलता है कि उत्तराखंड की भाषा को बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के लेखन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड में इसकी एकेडमी स्थापित होनी चाहिए, ताकि इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग पहाड़ की भाषा को, पहाड़ की देवनागरी में हालांकि हमारी भाषा लिखी थी, पहाड़ की लैंग्वेजेस को, पहाड़ के संस्कृति को, पहाड़ के गीतों को, पहाड़ के फोक डांसेस को, पहाड़ की जो टोटल कल्चर इन टोटलिटी, उसको प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार इस पर बजट दे, लोगों को आगे बढ़ाए, इस पर थीसिस लिखी जाए और इस तरीके से हमारी संस्कृति और सभ्यता को और सुदृढ़ बनाया जाए। यही मुझे कहना है। अगला जो सवाल है वो अवस्थी जी से है। अवस्थी जी का बहुत लंबा जीवन जो है कि राजनीतिक में भी रहा और अपने समाज को जोड़ने में भी रहा। और मुझे लगता है कि आपका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के उन चीज़ों से जुड़ा हुआ था। क्या चीज़ें आपको लगती थी कि हमारी संस्कृति के जो अहम हिस्से थे जो कि आज देखने को नहीं मिल रहे हैं, और कैसे उसको बचाया जाए? बहुत याद आते हैं आज भी। मैं उम्र के 5 दशक पूरे कर चुका हूँ, 6ठे दशक में हूँ। बहुत याद आते हैं वो दिन जो हमने बचपन में गांव में बिताए, रह करके याद आते हैं। वहाँ के गाड़ गधेरे, खेत खलिहान, खेल कूद, बच्चों की रौनक। सन 60 के दशक में और 70 के दशक में मेरे अपने पहाड़ के गांव छोटे होते हैं,
मेरे अपने गांव की आबादी 300 के करीब थी। आज सिर्फ 12 आदमी मेरे गांव में, सिर्फ 12, और 12 के 12 लोग सीनियर सिटीजन हैं। अब क्या कहेंगे। मेरा अपना घर, यानी हमारा जो अपना घर, जो मेरे पिताजी ने मेरे पैदा होने से पहले बनाया था, उसमें 3 मंजिला घर है, 14 कमरे हैं, आंगन बहुत बड़ा है, पूरा खंडहर होने जा रहा है। 1.5 साल पहले मैं गया था पूजा करने के लिए, तो रहने के लिए, क्योंकि बिस्तर उस्तर सब खत्म हो चुका था, पिछले 20 सालों से घर छूटा हुआ है, माता पिता रहे नहीं। तो यही हाल मोर और लेस लगभग हर गांव में ये हाल हो चुके हैं। उसके पीछे जिस राज्य के लिए हम लोगों ने पहाड़ में जो संघर्ष हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन इस दिल्ली में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, ऐसा नहीं है। सुनील जी इस बात के गवाह होंगे, हो सकता आप भी उसमें शामिल हुए होंगे। सन 80 के दशक से लेकर के हम लोग लगातार उसमें, हालांकि पहली मांग जो उत्तराखंड की उठाई थी 1951 में, कम्युनिस्ट पार्टी के जो चीफ थे, सेक्रेटरी जनरल थे, पूरे मतलब भारत के जो हेड थे, पीसी जोशी जी अल्मोड़ा के थे, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनना चाहिए। पहली मांग उनकी उठाई हुई थी, और उस मांग को ठुकराने वाले भी पहाड़ी थे, गोविंद बल्लभ पंत जी, दोनों अल्मोड़ा के थे, ठीक है जी। और तब से लेकर के फिर ये मांग बीच में उठती रही, फिर मानवेंद्र शाह की मदर की माता जी ने उठाई, फिर मानवेंद्र शाह जी भी उठे, फिर डॉक्टर देवीदत्त पंत जी जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने इसके लिए कहा कि हमें एक राजनीतिक विंग खोलना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई, उसके कुछ लोग वहाँ पर विधायक भी बने, लेकिन उन लोगों ने भी, मुझे आई एम सॉरी टू से, कि उन लोगों ने विधायक रहते हुए भी वहाँ पर कुछ नहीं किया उन्होंने भी, क्योंकि वो तो संघर्ष की, मतलब एक उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के सपने के साथ ही खड़ी हुई पार्टी थी। कांग्रेस और भाजपा को मैं उतना बड़ा दोष नहीं दूंगा जितना दोष उनको दूंगा कि तुम अगर एक भी विधायक एक सदन में हो तो वो अपनी आवाज़ को गुंजायमान कर सकता था। क्योंकि आपने एक बात बोली और मैं उस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। आपने कहा आंदोलन के साथ खड़ी हुई पार्टी, यानी कि उत्तराखंड अलग राज्य जो बना उसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल था, ऐसा आप मानते हैं इस बात? शुरुआत में हुआ था। तो जैसा कि हम यहाँ पे, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और मुझे लगता है कि अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी, बिल्कुल उन्होंने वो दिया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने तो उत्तराखंड वासियों को जो है कि उत्तराखंड अलग राज्य दिया। फिर क्यों नहीं उत्तराखंड की जनता ने राज्य बनने के बाद एक बार उनको सत्ता सौंपी? क्या ऐसी बातें रह गई कि जो हम नहीं कर पाए? क्या कमियां लगती है? मैं आपसे राजनीतिक पार्टी के वजह से नहीं, एक आम उत्तराखंड की वजह से पूछ रहा हूँ इस बात को। इसको पार्टी से जोड़ के मतलब समझाने की कोशिश न करना, क्योंकि आवाज सुनना पड़ेगी। सब इसमें ना बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं घटी। राजनीतिक पार्टी के तौर पर उत्तराखंड राज्य दिलाने के लिए जरूर उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ, लेकिन वो लोकल वहाँ की जो राजनीतिक जो पछड़ेबाजी में ऐसे फंस गए वो लोग कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया। इस बात से मैं 1% भी सहमत नहीं हूँ। उत्तराखंड राज्य के लिए दिल्ली में खूब संघर्ष हुआ, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, पार्टी हित से हट कर के लोग थे, ठीक है। ऐसे तो 1991 में 1987 में आगरा अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तो उनके अडवाणी जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक अलग से एक प्रस्ताव पारित किया जाए और उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति की स्थापना की गई। उसने भी संघर्ष किया। फिर कांग्रेस भी बहुत देर से आई, लेकिन हालांकि कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी जैसे लोगों ने कहा मेरी लाश को उत्तराखंड बनेगा, ये शब्द भी कहा था। और लेकिन जब राज्य बना तो तीसरे मुख्यमंत्री वही बने वहाँ पर। खैर जो भी था, 1994 में जो आम लोग जो सड़कों पर वहाँ पर आए थे, जो आम जनता उत्तराखंड की सड़कों पर आई, चाहे वो मतलब मसूरी कह लीजिए, चाहे पिथौरागढ़ कह लीजिए, चाहे खटीमा कह लीजिए, चाहे हल्द्वानी कह लीजिए, चाहे गढ़वाल कह लीजिए, जगह जगह पर आंदोलन हुए। कुछ वहाँ हत्याएं भी हुई हैं, खून खराबा भी हुआ है। और मुजफ्फरनगर का कांड तो हम क्या, इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा। जो आधी रात के समय जो हुआ वो तो बहुत ही बीभत्स कांड था। उस सब का परिणाम ये रहा कि उत्तराखंड राज्य को देने का श्रेय तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शब्दों को नहीं रखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 उससे पहले तो
देवेगौड़ा साहब और देवेगौड़ा साहब इंद्र कुमार गुजराल रैम्पेट ऑफ घोषणा हो चुकी थी। लाल कुआं, सॉरी लाल किला, हाँ। लेकिन अटल जी ने करगिल वार के बाद जो मैनिफेस्टो बीजेपी का हुआ था, करगिल वार के बाद जो चुनाव हुए थे, उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में कहा हम सत्ता में आएंगे तो उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। तीन राज्य बनाए उन्होंने, उसके तुरंत बाद बना दिए थे, 1 साल के अंदर अंदर राज्य बन गए थे तीनों। लेकिन समर्थन तो कांग्रेस का भी था। कांग्रेस उससे पहले घोषणा कर चुकी थी, ठीक है नहीं। मुझे लगता है एक बार मुझे थोड़ा सा एक कहावत याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका ने बहुत पतली तार निकाली और उस तार को उसने जो है कि जापान भेजा कि भाई इसमें तो कलाकारी कुछ कर सकते हो क्या। तो जापान तो टेक्नोलॉजी में उससे ज्यादा वो था, उसने उस बारीक तार में भी छेद कर दिया। इतनी बारीक तार थी उसमें छेद कर दी। उन्होंने बोला इंडिया को भेजा कि बस तुम कलाकारी कर सकते हो क्या। उन्होंने कहा हाँ। उन्हें मेडल इंडिया की मोड़ लगा था उसमें। कहीं मतलब इस तरीके से सोचता है। मैं कहने का मतलब हम कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा, क्योंकि मैं वैसे इस मंच पे राजनीतिक से लेके मैं कुछ संस्कृत है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मानना ये पड़ेगा कि जो जमीन से जो एक सोच और एक मुद्दा जो उठा था वो बाद में किसी ने भी उसको कैस करा किसका मुद्दा अगर हम श्रेय देंगे तो देखिए, मैं बिल्कुल राजनीति से बहुत ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, तब सीपीआई सीपीएम अलग नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी यूनाइटेड, ठीक है नहीं। उसके जो सेक्रेटरी जनरल उनका प्रेसिडेंट होता है, उनका चीफ होता है। तो उसके चीफ पीसी जोशी जी को, स्वर्गीय पीसी जोशी जी को देना चाहिए। इन्होंने भारत की आज़ादी मिलने के 4 साल के अंदर अंदर ये लॉ जला दी, ठीक है नहीं। यानी मांग तो वहां से शुरू हुई ना 1951 में। उसके बाद फिर 1970 के आसपास 69 या 70 में जो भी चुनाव हुआ था, मानवेंद्र शाह जी की माता जी सांसद बनी थी शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो, ठीक है नहीं। उन्होंने इस मांग को उठाया दोबारा। उसके बाद फिर उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। डॉक्टर डी.डी. पंत जो अमेरिका से डीएससी करने का, उन्होंने अमेरिका में नौकरी करना पसंद न करके भारत में आए। भारत में भी उन्होंने कहा नहीं मैं पहाड़ में नौकरी करूँगा, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हो। मैं पहले पत्रकार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। तो उन्होंने जो है वाइस चांसलर रहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की। कुछ युवा लड़के काशी सिंह एरी जो हैं, जो 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, ये जो है उन्हीं की देन है। अवस्थी देने का बिल्कुल ठीक कहा। 1951 से पीसी जोशी ने ये शुरुआत की, उसमें लॉ जगाई। लॉ जगाने के बाद इसकी लॉ बुझी नहीं। ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी आए, उन्होंने बहुत हिमालय बचाओ के नाम से उन्होंने किया, हिमालय बचाओ आंदोलन। बोट क्लब में बड़ी बड़ी रैलियाँ की, फिर नेगी जी ने अपने ऊपर लिया। फिर दुर्गा वो नौटियाल जी थे जो एमएलए सीपीआई के, टिहरी के, विद्यासागर नौटियाल, बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने इसको अलग को जलाए रखा। उसके बाद फिर जन्म हुआ उत्तराखंड क्रांति दल का, जिसमें डी.डी. पंत साहब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो ये बात सही है कि पॉलिटिकली रूप से इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर उत्तराखंड के इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्टोरल जो होता है अपना मांग पत्र, उसमें सबसे पहले ये मांग राज्य की ऑफिशियली ऑथेंटिकेटिकली रखी गई, वो रखी उत्तराखंड क्रांति दल ने। और उसके बाद मैं इसका श्रेय बहुत हद तक उत्तराखंड के गांधी जी इंद्रमणि बटोला जी को दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू रखी। फिर मुझे याद है 90 का दौर, 80 का दौर, पौड़ी में उन्होंने बैठकें की। उसके बाद आंदोलन बढ़ा, आंदोलन में चिंगारी लगी। उसके बाद सभी राजनीतिक दल उससे जुड़ गए, जिसमें कांग्रेस थी। कांग्रेस ने पहले हिल काउंसिल का रूप दिया। मैं जी नरसिम्हा राव को मिला था, मेरा तस्वीर भी है, हरीश रावत वगैरह सब लोग थे। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ी। तो कहने का मतलब सभी लोग जुड़ गए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो एक विशुद्ध रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में पृथक राज्य की लड़ाई का जो श्री गणेश हुआ बड़े सशक्त तरीके से, उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उसने पूरे उत्तराखंड के लोगों को और उत्तराखंड के लोगों को जो उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं उनके अंदर एक अलग जगाई। इसका मैं श्रेय उत्तराखंड क्रांति दल को जरूर दूंगा। और उसके बाद फिर दिल्ली की रैली हुई लाल किले वाली, जिसमें मुजफ्फरनगर से लोग आ रहे थे। वहाँ पर मुजफ्फरनगर ये दुर्घटना हुई जो मुलायम सिंह के राज में हुई, हमारी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, हत्याएं हुई, मसूरी इधर गोली कांड हुआ। तो उसके बाद इसको फिर और मूवमेंट को और शक्ति मिली। और उसके बाद जो है जो सबसे बड़ी गलती उत्तराखंड क्रांति दल की रही, जिसकी जो मैं मेन पॉलिटिकल रीजन मानता हूँ जिसकी वजह से आज ये दल पीछे रह गया, जो इनका पॉलिटिकल डिसीजन था, शायद उनकी एकता का अभाव रहा हो या पॉलिटिकल डिसीजन ना लेने की क्षमता का अभाव रहा हो, या फिर कोई स्ट्रेटेजी की तरह इन्होंने ये फैसला लिया हो। लेकिन इन्होंने जो एक फैसला लिया वो सबसे गलत फैसला और नॉन टेक्निकल, नॉन पॉलिटिकल फैसला था। मेरी नज़र में ये था कि जब पहले चुनाव हुए थे राज्य बनने के बाद, उससे इन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया। भले ही इन्होंने प्रोटेस्ट के रूप में किया, इन्होंने एक तरीके से कुर्बानी दी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सत्ता की भागीदारी नहीं करेंगे।
लेकिन वो इनका ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन था। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर पहली बार राज्य बनने के बाद चुनाव मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल उतर जाता पहली लड़ाई में, पहला चुनाव, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि वो सत्ता पक्ष की पार्टी उस समय नहीं तो उसके बाद हो जाती, क्योंकि उस समय पूरे प्रदेश के जो आंदोलनकारी थे उनका उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति रुझान था और प्रभाव था। लेकिन उन्होंने एक जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन लिया जिसकी वजह से वो पिछड़ गया। उसके बाद हुआ क्या, चुनाव हुए, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई। अब पॉलिटिकल पार्टीज आने के बाद आपको पता ही है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और धीरे 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 अपने डिवीजन का शिकार हो गए। पहाड़ के लोग मानते हुए भी कि ये पार्टी जिसने में राज दिलाया, लेकिन वो वोट में उसको ट्रांसलेट आज तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मैं श्रेय जो है यह लीडरशिप क्राइसिस को दूंगा कि लीडरशिप का अभाव रहा, जिसकी वजह से कमी होगी। और उसका एक रीजन ये भी रहा कि कई हिस्सों में बढ़ रही समय एक या दो या तीन MLA आए, वो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसका हिस्सा बन गए। उसके बाद जो मंत्री बना उसका मंत्री बनने के बाद या तो उस पार्टी को ज्वाइन कर गया या फिर वो अलग हो गया। तो राज्य बनने के बावजूद भी इस पार्टी ने बेहद सफर किया, लेकिन इसको पता है कि एज ए सोल पॉलिटिकल पार्टी जिसने राज्य की बात की वो उत्तराखंड क्रांति दल ही थी। लेकिन इनकी बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि अगर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होते बीजेपी और कांग्रेस को तो ये राज्य भी नहीं बनता, राज्य भी नहीं बनता। तो इट वॉज ए कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ एन एफर्ट। बट ये बात सही है कि संघर्ष को जन्म देने वाले तो उत्तराखंड क्रांति दल ही है, क्योंकि तब तक ये सारे दल खिलाफ थे। कोई कहता था मेरी लाश के ऊपर बनेगा, कोई कुछ। मतलब एक अच्छा मुद्दा था, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, तो फिर सबको उसमें शामिल होना ही होना था, ये था। और दूसरा कि उनकी यह सोच थी, जो बताते हैं कि विकास की दृष्टि से अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो सकता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड विकास की दृष्टि से अलग हुआ, तो क्या उसके बाद जो हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ थी, हमारे ब्लॉक हैं, हमारे जिले हैं, क्या इनका छोटा होना जरूरी था? मैं इसका उत्तर देता हूँ। सबसे पहले वहाँ पर जो विलेनियस जिसको बोलते हैं ना, विलेन का रोल अदा किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब उत्तराखंड राज्य बना, हरिद्वार जिले को, पूरे जिले को उत्तराखंड में इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। उससे आने वाले समय पर एक पर्वतीय राज्य तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2025-26 में जो है नया परिसीमन होना है। नए परिसीमन में स्वाभाविक है आबादी, ठीक है नहीं, आबादी के बेस पर सीटें बनेंगी। आज तो चलिए 40 से ज़्यादा सीटें पहाड़ों में हैं, लेकिन कल को वाइस वर्षा ना हो जाए, क्योंकि ऊपर आबादी अब रही नहीं। जब आबादी रही नहीं तो पर्वतीय राज्य तो बनेगा ही नहीं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को पता भी था कि जो रुड़की से लेकर के हरिद्वार तक का जो एरिया था, लक्सर वगैरह वगैरह का जो बेल्ट, उसको जोड़ने की क्या जरूरत थी। उधम सिंह नगर तो इसलिए जुड़ा कि उधम सिंह नगर, आपने कहा ना उत्तराखंड नया है, मैं सहमत नहीं हूँ कि उत्तराखंड के मंदिर, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, या चंपावत के मंदिर हो, या फिर जागेश्वर के मंदिर, ऐसे सैकड़ों की संख्या में मंदिर हैं जो कम से कम 1000, 1500 साल पुराने मंदिर हैं। जब मंदिर उतने बढ़िया वहाँ बन सकते हैं, ऐतिहासिक मंदिर है वो, हैं बहुत खूबसूरत मंदिर है, तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति भी उतनी पुरानी रही होगी। और सभ्यता संस्कृति पुरानी रही होगी तो बिना इंसान के तो रहा नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग, जैसे मैं खुद, हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि अवस्थी वहाँ पर कन्यागुप्त जी हैं। हम लोग कानपुर और कन्नौज के बीच के किसी गांव के रहने वाले होंगे, ऐसे आप लोग भी उससे कहीं माइग्रेट हुए होंगे, क्योंकि मुगलों के राज में आतंक से बचने के लिए हम लोग राजस्थान से, ठीक है नहीं। तो लेकिन सभ्यता संस्कृति तो थी वहाँ पर, ठीक है नहीं। तो कहीं पर कत्यूरी वंश का राज था, कहीं पाल लोगों का था, कहीं चंद लोगों का राज था, राज तो था, परमार लोगों का राज था। उधम सिंह नगर को भी अलग होने की बात एक बार उठी थी 1994 के आंदोलन के बाद। उधम सिंह नगर के लोगों ने कहा था हम उत्तर प्रदेश में रहने में खुश हैं। तो उस समय ये कहा गया था कि उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा का जो राजा था उसकी 9 लखिया रियासत थी, यानी 9 लाख रुपए का टैक्स जमा होता था किसी जमाने में उधम सिंह नगर से, जिसको आज हम उधम सिंह नगर कहते हैं। उसमें पूरा तराई बैठे थे। हो रहा है, सारे शहर जोड़ने के बाद हो क्या रहा है, डिलिमिटेशन में क्या होगा, ठीक कह रहे हैं। हमारी जो सीटें हैं आबादी के हिसाब से वो कम हो रही, पहाड़ की तो पहाड़ का, हाँ जी, हम लोग सिर्फ 20-25 सीटों में रह जाएंगे। तो आपका मुख्यमंत्री होगा ना, आपका वित्त मंत्री होगा ना, आपका गृह मंत्री, ना हमारी सुनी जाएगी। संस्कृति को कैसे बचाया जाए, और अगर कहीं ना कहीं किसी संस्कृति हो तो उसके पीछे संस्कृति कर्मी होते हैं, वो कलाकार हैं। आपने कोरोना उसमें देखा होगा, महामारी के दौरान देखा होगा, न जाने कितने कलाकारों कहाँ मर गए, बेरोजगार, न जाने कितना कुछ हो गया। इसको बचाने के लिए न किसी भी सरकार के पास कोई प्लान था,
न कोई उनके पास कोई कलाकारों का रिकॉर्ड था, और ना अभी विजन न अभी कोई वो बात है। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं कि कला वाला जो क्षेत्र है इसको हम कैसे बचा सकते हैं, जिससे हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचा सकते हैं। हमारे जो परंपरागत वाद्य यंत्र वाले लोग हैं, दूसरे हैं, काश्तकार हैं, इनके लिए तो कोई प्लान ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ये लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं तो फिर कहाँ से संस्कृति बची रह जाएगी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ, मैं पर्टिकुलरली जिस बेल्ट का हूँ, हमारे यहाँ होली एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, खासकर कुमायूं में। और होली में वसंत पंचमी से घर घरों में, आज आपके घर कल मेरे घर, रात की बैठकें शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद शिवरात्रि। होली हमारे यहाँ 3-4 टाइप से गाई जाती है। पक्के रागों पर होली होती है। वहाँ की होली सुन करके पंडित रविशंकर के बड़े भाई थे, पंडित उदय शंकर। पंडित रविशंकर का नाम बताने की जरूरत नहीं, सितार वादक पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। वो पंडित उदय शंकर विश्व प्रसिद्ध थे। वो अल्मोड़ा में 3-4 साल रहे। तो वहाँ की होलियाँ सुनने के बाद उन्होंने, जो रागों पर जो होली होती थी, उनको सुनने के बाद पंडित उदय शंकर कहते थे कि यहाँ कोई भी गायक संगीत सीखा हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ के पत्तों में भी संगीत होता है, यहाँ की हवा में भी संगीत बहता है, उससे ये लोग संगीत सीखते हैं। दूसरी होली वहाँ बैठक होली होती है। आधे लोग, जैसे ये हॉल है, आधे लोग उधर बैठेंगे, आधे लोग इधर बैठेंगे, पहले हम गाएंगे, फिर उसी को वो लोग दोहराएंगे। रात रात भर लोग मस्त रहते थे गा करके, ठीक है नहीं, इतना बढ़िया लगता था सुनने में। वो अभी भी गाते होंगे, लेकिन अब चूंकि लोग ही नहीं रहे गाँव में, तो वो जो संस्कृति है वो हमारी लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो कैसा लगता है आपको, कैसे संस्कृति कर्मियों को बचाने के लिए क्या पहल? सबसे पहले तो मैंने आप देखो सीधा सपाट है, हम लोग क्योंकि सरकारों को चुनते हैं तो सरकार पे जिम्मेदारी आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फंड से जुड़ी हुई है, क्यों सर, जो बजट से जुड़ी हुई है, उसमें आम आदमी क्या करे? आम आदमी तो अपनी शक्ति दे सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। एक लाइन कह सकता हूँ होली का, हाँ, सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन, होली खेले गिरिजापति नंदन। ये है एक लाइन, यानी शिव और पार्वती के बेटे। वहाँ शुरुआत, फिर उसमें राधा कृष्ण के ऊपर ज़्यादातर होलियाँ हैं, फिर छेड़छाड़ वाली होलियाँ भी हैं, ठीक है नहीं, बहुत हैं। झनकारो झनकारो झनकारो, ये अपना पहाड़ी स्टाइल में, झनकारो 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 गोरी प्यारो लगे तेरो झनकारो। तो बहुत सारे अब धीरे धीरे याद आ रही है। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के बड़े अनुभवी, राजनीति से भी और सामाजिक उससे भी, हरीश अवस्थी जी। और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश से हमारे बड़े भाई सुनील नेगी जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं। और मेरा सीधा सीधा एक होली के इस माहौल पे संस्कृति प्रेमियों तक एक संदेश पहुंचाने का है कि उत्तराखंड की अगर संस्कृति को बचाना है तो वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, वहाँ की परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको बचाना जरूरी है। उनको बचाने के लिए आपको प्रोत्साहन के रूप में उसको काम करना होगा। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कि कोरोना काल में जो है कि बहुत लोग वापस गए थे और उनके परंपरागत जो काम करते थे, उनके जो काम थे, उसको हम कहीं ना कहीं एक उसमें बढ़ावा देते तो बहुत अच्छा काम होता। समय काल परिस्थिति देख के मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। जैसे कि मनरेगा की एक योजना है, उस योजना के साथ साथ अगर जो कुछ उसका पार्ट उसमें संगीत में भी रखा जाए और कुछ ऐसा, तो एक मनोरंजन ही बनाएगा और काम भी ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ वहाँ पर संग्रहालय, वाचनालय, शिल्प कला केंद्रों का जो है कि निर्माण होना चाहिए। उसके निर्माण के साथ साथ अगर ठीक है नए भवन नहीं बनाए जा सकते तो वहाँ पर जो है कि बहुत सारे भवन हमारे पास बने हैं, जो कि महिला मिलन केंद्र के रूप में है, सामुदायिक भवन के केंद्र उसमें है, पंचायत घर के रूप में है, जिनका कि 2-4 महीने में एक बार ताला खुलता है वहाँ। तो इन मामलों में जो है कि कार्यालय, कार्यशालाएँ, वर्कशॉप ऐसी चलनी चाहिए, परंपरागत तो उसमें चलना चाहिए। और इनका जो है कि संस्कृति का उसमें भी यूज होगा तो एक समाज बना रहेगा, एक माहौल बना रहेगा। और जब माहौल बना रहेगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा, पलायन वहाँ से कम होगा। उसमें जो है कि हमारी एक अच्छी संस्कृति, अच्छी प्रेरणादायक एक संस्कृति जो है कि निकल के आएगी, जो कि पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देगी। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आवाज सुनो पहाड़